हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत में अर्ली मानसून की। यानी कि हम सभी ये बात जानते हैं कि इस बार का मानसून समय से पहले आया है। क्या समय से पहले आने वाला मानसून हमारे लिए चिंता का विषय है या फिर ये खबर है एक खुशी की? ये सभी चीज़ों पे हम लोग को आज एक अच्छा डिस्कशन करना है। तो ये बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सबसे पहले कि हमारी जो आज की मेन न्यूज़ है उसका क्या कहना है। तो हमारी न्यूज़ का कहना है व्हाट कॉज्ड एन अर्ली मानसून ऑनसेट इन इंडिया दिस ईयर। तो कह रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ है इस बार जिसकी वजह से भारत में अर्ली मानसून हो गया है। ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है समझना, जो हम लोग को चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। हालांकि इसके पीछे एक सामान्य स्थिति हम लोग समझे तो देखिए, हमारी जितनी भी पर्यावरणीय घटनाएं होती हैं ये सभी एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी हो गया अपनी मर्जी से या इनके पास कोई कैलेंडर है या कोई शेड्यूल ये फॉलो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक चीज़ के लिए जिम्मेदार है सूर्य का दोलन करना। सूर्य जिस प्रकार से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच लगातार दोलन करता है, उसके इसी दोलन की वजह से हम देखते हैं कि हर एक क्षेत्र में तापमान की स्थिति बदलती है। तापमान के बदलने के कारण हमें पता चलता है कि लो प्रेशर हाई प्रेशर की स्थिति बदलती है और प्रकृति खुद को बैलेंस करने का काम करती है। और बैलेंस करने का नियम यही है कि हाई प्रेशर हमेशा लो प्रेशर की तरफ जाएगा और कम वाले को बराबर करने के लिए वो कार्य करेगा। पर जब कभी भी ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर का नियम लागू होता है, जब कभी भी ये स्थिति हम लोग देखते हैं, तो इस दौरान ये कार्य हवा भी करती है और यही कार्य जल भी करता है। दोनों ही हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करते हैं, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाते हैं। और इनका उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाना ही ऐसी अलग अलग प्राकृतिक घटनाओं के लिए जिम्मेदार होता है, जिसमें एक मानसून भी शामिल है। तो इससे जुड़ी हुई चीज़ों में हमें यह भी देखना है कि साथ साथ एक खास बात चल रही है, वो ये चल रही है कि केवल इस बार का मानसून समय से पहले ही नहीं आया, बल्कि इस बार के मानसून के लिए भी माना जा रहा है कि ये ज़्यादा बारिश लेकर के आएगा। देखिए, भारत में मानसून का जल्दी आना पहले से ही बातचीत में था। जो हमारा IMD है, यानी कि जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, वो पहले से ही अनुमान लगा रहा था अलग अलग फैक्ट्स के आधार पर, अलग अलग सिचुएशंस के आधार पर, कि भारत में इस बार मानसून जल्दी आएगा। लेकिन इन्हीं अलग अलग कारकों का अध्ययन करके हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ये भी बताया है कि इस बार का मानसून केवल जल्दी ही नहीं है, बल्कि ये साथ में ज़्यादा बारिश लेकर के भी आने वाला है। तो ये दो इंटरेस्टिंग चीजें इस बार के मानसून के लिए हमें पता लग रही है। तो दोनों ही बातों को अच्छे से जानेंगे समझेंगे। और क्लास में हमारी क्या क्या शामिल है, चर्चा में क्यों, समय से पहले मानसून, संबंधित तथ्य, मानसून के आगमन की घोषणा, कारकों का योगदान, पूर्व घटनाएं और संभावित प्रभाव। ये भी जानना जरूरी है कि अगर मानसून जल्दी आ रहा है तो क्या ये हमारे लिए डर का विषय है या फिर हमारे लिए खुशी का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कह रहे हैं हमारी चर्चा में क्यों। तो देखिए, पिछले सप्ताह भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण पश्चिमी मानसून 24 मई को केरल में दस्तक दे चुका है, जो कि अपने सामान्य आगमन से एक हफ्ते पहले। तो देखिए भाई, एक हफ्ते पहले मानसून आया था। हालांकि जितने लोग मेरे साथ द हिंदू सेशन पढ़ते हैं वो लोग पहले ही इस बात को जान गए थे, क्योंकि द हिंदू के अंदर आर्टिकल आया था और पिछले हफ्ते की शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि IMD का कहना है कि भाई हफ्ते के अंत तक मानसून केरल तक पहुंच जाएगा, और ऐसा हुआ भी एग्जैक्टली। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो रेगुलरली हम लोग द हिंदू में भी डिस्कस करते हैं। अब देखिए, दरअसल ये जो घटना है, ये घटना बहुत दुर्लभ घटना है, रेयरली हम लोग को देखने को मिलता है। आजकल जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन की समस्या से पूरी दुनिया सामना कर रही है, वहां हमें यह पता चलता है कि इस दुर्लभ घटना का सामने आना और साथ साथ ये खबर साथ में लेकर आना कि बारिश इस बार ज्यादा होगी, भारत के लिए शुभ संकेत दिखा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि पहले हम लोगों ने ये सब चीजें कब देखी थी, तो देखिए 1975 के बाद केरल में सबसे पहले मानसून 19 मई 1990 को आया था। तो हम देख रहे हैं कि भाई 1975 में मानसून समय से पहले आया, जल्दी आया। लेकिन उसके बाद इस मानसून ने 15 साल लिए समय से पहले आने के लिए, और समय से पहले ये 1990 में आया। हालांकि जब 1990 में आया था जल्दी, तो उस समय ये अपने समय से 13 दिन पहले आ चुका था। अब की बार का मानसून कितना पहले आया? अब की बार का मानसून पूरे एक हफ्ते पहले आया। ठीक है, तो 1990 में ये 13 दिन पहले आया था। हालांकि 2009 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, और 2009 में हम लोगों ने ये देखा था कि मानसून 23 मई को आया था, यानी कि इस समय भी एक सप्ताह पहले ही मानसून आ गया था। क्यों? क्योंकि केरल के लिए जो सामान्य तिथि है वो 1 जून है। यही माना जाता है कि 1 जून को मानसून पहुंचता है केरल पे।
लेकिन 2009 में ये 23 मई को पहुंच गया था। तो ये जो पूरे के पूरे मानसून की घटना है, ये मानसून की घटना दरअसल 4 महीने जर्नली चलती है। हालांकि इस मानसून को हम लोग 100 दिन का मानसून भी कहते हैं, ठीक है। और ये 100 दिन का मानसून कैसे होता है, तो इस मानसून के लिए सामान्य स्थिति हम लोग मानते हैं कि ये मानसून 1 जून से 15 सितंबर तक एक्टिव रहता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसके बाद बारिश होना बंद हो जाएगी, दरअसल इसके बाद हम देखते हैं कि स्थिति बदलती है। देखिए दरअसल ये जो हमारा 100 दिन का मानसून है, इसको हम लोग कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। इस दौरान मानसून धीरे धीरे भारत की पूरी भूमि पर फैल जाता है और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश होती है। लेकिन 15 सितंबर के बाद ये मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं रहता, क्योंकि फिर मानसून की वापसी होती है। सूर्य फिर दोबारा से विषुवत रेखा की तरफ खिंचने लग जाता है, विषुवत रेखा से नीचे जा रहा होता है, हमें ये पता चलता है इस दौरान। तो सूर्य इस दौरान विषुवत रेखा से जब नीचे जाता है, तो विषुवत रेखा से नीचे जाने की स्थिति में क्या होता है कि सूर्य की स्थिति फिर दक्षिणी गोलार्ध में शिफ्ट हो रही होती है, और वो अकेले शिफ्ट नहीं होती बल्कि वो मानसून को भी खींचती है। अभी देखिए हम लोग को पता है कि भाई सूर्य वर्ष भर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में दोलन करता है। जून के महीने के अंत में हमें पता होता है कि हमारे जो स्थिति होती है सूर्य की, वो हो जाती है कर्क रेखा पे। लेकिन जून के अंत तक जब हमारा सूर्य कर्क रेखा पर आता है, तो कर्क रेखा पर पहुंचने के बाद फिर ये वापस पहुंचता है और सितंबर के महीने के अंत में ये पहुंच जाता है विषुवत रेखा पर, और सितंबर के महीने के अंत के बाद फिर ये मकर रेखा की तरफ मूव कर जाता है। तो इस दौरान हम लोग ये भी देखते हैं कि 100 दिन के मानसून के लिए सूर्य की स्थिति पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि जैसे ही 100 दिन का मानसून की स्थिति बदलती है, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे भारत में फैल जाता है, उसी के समय हम लोग ये भी देखते हैं कि अब सूर्य विषुवत रेखा से नीचे जा रहा होता है, और इस दौरान क्या होता है कि ये मानसून की स्थिति को भी खींचता है। तो जब भारत की पूरी भूमि पर दक्षिण से उत्तर की तरफ मानसून बढ़ता है, यानी कि ऊपर की तरफ इस तरह से मानसून बढ़ता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे लिए दक्षिण पश्चिम मानसून है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि मानसून या फिर हवा जिस दिशा से आती है वही उसकी दिशा कही जाती है। तो जब मानसून भारत की पूरी भूमि पे फैल रहा होता है, उसको हम लोग कहते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून है। लेकिन जिस समय सूर्य विषुवत रेखा से वापस दक्षिण की तरफ जा रहा होता है, मकर रेखा की तरफ जा रहा होता है, तो ये भारत के मानसून को वापस खींचता है नीचे की तरफ, और इस समय हम लोग उसको कहते हैं या तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी है, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा अब उत्तर पूर्वी मानसून है, ठीक है। तो इसको दो नामों से जाना जाता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून, मानसून का आगमन, और उत्तर पूर्वी मानसून या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के रूप में हम लोग इस पूरी की पूरी स्थिति को समझते हैं। हालांकि जो ये 100 दिन के मानसून वाली स्थिति होती है, इस दौरान भारत की 70% वर्षा हो जाती है, 70% से अधिक वर्षा, यानी कि जो भारत के अंदर मुख्य बारिश होनी होती है, वो मुख्य बारिश हमारी कब होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान होती है, और बाकी बची हुई जो हमें स्थिति मिलती है वो उत्तर पूर्वी मानसून से मिल जाती है। बातें क्लियर? तो भारत के अंदर इस प्रकार के दो अलग अलग मानसून की स्थिति में हम लोग विभाजित करते हैं। अब देखिए भारत की हम लोग एक्जैक्ट स्थिति को समझे तो किस प्रकार से रहती है। तो देखिए ये दो तस्वीरें हैं आपके सामने, ये दोनों ही तस्वीरें बताती हैं कि भारत में मानसून किस प्रकार से आता है और कब भारत के किस क्षेत्र में पहुंच जाता है, ठीक है। तो देखिए जब कभी भी हम लोग ये देखते हैं कि गर्मियों का यही समय चल रहा होता है, और गर्मियों के समय भारत के मुख्य भूमि के ऊपर जब लो प्रेशर बना होता है, तो इस दौरान हम ये देखते हैं कि हमारे हिंद महासागर वाले क्षेत्र के अंदर जो हाई प्रेशर की स्थिति होती है, उस हाई प्रेशर के कारण फिर क्या होता है कि भारत की तरफ हवाएं काफी तेजी से चल रही होती है, ठीक है। लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, मतलब हम लोग देखते हैं कि ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर का पूरा मामला रहता है, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ ही सारी की सारी हवाएं चलती हैं। यही इसकी पूरी स्थिति रहती है जो हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती है। हालांकि ऐसा क्यों होता है, जब सूर्य की स्थिति पूरी इस अनीय अक्षांशों पे समान रूप से फैली हुई है, सूर्य यहाँ पर समान ताप फेंक रहा है, तो उसके बावजूद क्यों हमारा जो भारतीय भूमि है वो यहाँ पर उच्च दाब में है, यानी कि निम्न दाब के अंदर है। और निम्न दाब में होने का मतलब ये है कि यहाँ पर तापमान उच्च स्थिति में, यानी कि तापमान बढ़ा हुआ है। लेकिन वहीं जब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर उच्च तापमान है, तो वहीं उस स्थिति में हम लोग को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि भाई नीचे जो हिंद महासागर वाला हिस्सा है, यहाँ पर तापमान हमारी भूमि की तुलना में निम्न बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर स्थिति यही होती है, जहां पर उच्च तापमान होता है वहां पर लो प्रेशर बनता है, जहां निम्न तापमान होता है वहां पर हाई प्रेशर होता है, और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फिर हवाएं चलने लग जाती हैं। ये एक सामान्य स्थिति हम लोग को पता है, पर ऐसा क्यों? तो देखिए इसके पीछे का रीजन है इंसोलेशन और आपका एल्बिडो। दरअसल हमारा जो जल होता है, ये जल भूमि की तुलना देरी से गर्म होता है, लेकिन हमारा स्थल जल की तुलना जल्दी गर्म हो जाता है। तो अब क्या होता है कि ये स्थान पे और इसी स्थान पे, यानी कि जल और स्थल वाला जो क्षेत्र है, इन दोनों ही जगहों पर सूर्य का ताप तो समान मात्रा में आ रहा है, लेकिन समान मात्रा में आने के बाद की स्थिति क्या है कि भूमि जल्दी गर्म हो जा रही है और जल देर में गर्म हो रहा है। तो यहाँ पर बन जाएगा एक तापमान का अंतर, और वही तापमान का अंतर बताएगा कि कहाँ पर लो प्रेशर है और कहाँ पर हाई प्रेशर है, और उसके बाद फिर हवाएं इसी प्रकार से मूव करेंगी, ठीक है। लेकिन जिस समय भारत की भूमि पर मानसून के लिए जो हवाएं हैं, ये हवाएं कहाँ से आती हैं? हिंद महासागर वाले क्षेत्र से आती हैं। तो जब
जब कभी भी जल के ऊपर से हवाएं बहती हुई आती हैं तो ये अपने पास नमी इकट्ठी कर लेती हैं, नमियों को लेकर के आती है और नमी ला करके फिर ये जहां कहीं भी जिस भूमि के ऊपर से गुजरते हैं वहां ये अपनी नमी छोड़ने का कार्य फिर करने लग जाती हैं। लेकिन भारत में मानसून सामान्य रूप से इसी प्रकार से नहीं आता। दरअसल हमारे जो दक्षिण के अंदर पर्वत हैं, ये पर्वत इस पूरे के पूरे मानसून को दो अलग अलग शाखाओं में बांट देते हैं और एक शाखा होती है इसमें बे ऑफ बंगाल की शाखा, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा, और दूसरी होती है हमारी अरब सागर की शाखा। तो भारत में जब मानसून आता है तो ये अलग अलग दो शाखाओं में आता है, बंगाल की खाड़ी की शाखा में आता है और अरब सागर की शाखा में आता है। तो जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है इसके पास जिम्मेदारी होती है भारत के पूर्वी तट की और भारत के पूर्वोत्तर की। वहीं जो हमारी अरब सागर की शाखा होती है इसके पास जिम्मेदारी होती है पश्चिमी तट की और ये इसी प्रकार से हमारे उत्तर भारत तक पहुंचता है। दोनों पहुंचते उत्तर भारत में है क्योंकि उत्तर भारत में आकर के इनका मिलन फिर दोबारा हो जाता है, लेकिन जब ये बढ़ते हैं तो बढ़ करके ये इसी प्रकार से धीरे धीरे भारत में पहुंचते हैं। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोग के पास में ये है कि जिस समय हमें पता चलता है कि केरल में मानसून पहुंचा, ठीक वही समय हम ये भी देखते हैं कि हमारे पूर्वोत्तर भारत में बारिश हो रही होती है और पूर्वोत्तर भारत में मानसून भी इसी समय पहुंचता है। तो पूर्वोत्तर भारत में मानसून के पहुंचने का समय और हमारे दक्षिण भारत में यानी कि केरल के तट पे मानसून के पहुंचने का समय ये दोनों भी समान ही होता है। इसके पीछे हम लोग समझ सकते हैं इस तिथि वाले ग्राफ को कि भारत में कब कब पहुंचता है मानसून। तो देखिए, भारत में केरल के तट को मानसून छूता है 1 जून को, ये सामान्य तिथि है और इसलिए हम लोग कहते हैं कि भारत की मुख्य भूमि पे मानसून 1 जून को आता है। लेकिन 1 जून का समय हमारे पूर्वोत्तर के लिए भी जिम्मेदार है क्योंकि पूर्वोत्तर के भी कुछ क्षेत्रों के अंदर 1 जून को ही मानसून पहुंच जाता है। तो समान समान स्थिति हम जगह देखते हैं कि दोनों जगह पर बनी होती है। इसके बाद धीरे धीरे मानसून आगे बढ़ता है। उसका पता चलता है कि 5 जून को मानसून इस स्थान पे होता है, 10 जून की मानसून इन क्षेत्रों को कवर करता है, 15 जून को मानसून इन क्षेत्रों को कवर करता है और 1 जुलाई को मानसून यहाँ, और 15 जुलाई तक मानसून पूरे के पूरे देश में पहुंच चुका होता है और पूरे देश के अंदर भी बारिश चल रही होती है। इसके बाद मानसून फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे फैल जाता है, बारिश कर चुका होता है और अच्छे से फिर हम लोग पानी को अपने जलाशयों में इकट्ठा कर रहे होते हैं, भूमिगत जल जो होता है हमारा वो रिचार्ज हो रहा होता है, हमारी फसलें भी इस दौरान फलती फूलती हैं बहुत अच्छे से। तो मानसून की स्थिति सामान्य है, जो हम लोग अब तक अपने पूर्व अध्ययनों के आधार पर ये एक सामान्य धारणा अपने विकसित कर चुके हैं कि पूरे भारत में मानसून इस प्रकार से फैल जाता है और इस प्रकार से 2 अलग अलग शाखाओं में आता है। लेकिन इस बार का मानसून अलग रहा। अब देखिए, जो चित्र है आप लोग के सामने, इस चित्र में आपको दोनों स्थितियां देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको जो लाल रेखाएं देखने को मिल रही हैं, ये लाल रेखाएं बताती है कि सामान्य स्थिति क्या रहती है, लेकिन जो नीली रेखाएं हैं ये बता रही हैं कि मानसून बदल रहा है इस बार। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि केरल में मानसून एक सप्ताह पहले ही आ चुका है। तो बता रहे हैं कि भाई 19 से 23 मई के आसपास उसने भारत की मुख्य भूमि को छू दिया था। अब इसी के अकॉर्डिंग आगे की प्रेडिक्शंस भी की जा रही है कि इसी के अकॉर्डिंग भारत में आगे भी धीरे धीरे मानसून समय से पहले ही अलग अलग तिथियों पर फैल रहा है और अलग अलग जगह बारिश करवाने के लिए जिम्मेदार बन गया है। ये भी माना जा रहा है कि जिस प्रकार से मानसून आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में पूरे भारत के अंदर समय से पहले ही बारिश देखने को मिलेगी। तो ये खास बात भी यहाँ पर हमें पता चल रही है। हालांकि कुछ खास क्षेत्रों की बात करें कि क्या क्या स्थिति रही, तो देखिए जगह, सामान्य तिथि और साकार तिथि 2025 में क्या रही है। तो पोर्ट ब्लेयर के लिए हम लोग मानते हैं कि भाई 21 मई तक यहाँ मानसून पहुंचता है, लेकिन समय से पहले ही यहाँ पहुंच गया था 15-16 मई को। तो जो भारत से पहले के द्वीप हैं दक्षिण के अंदर, वहां पर जो स्थितियां चल रही थी उनके आधार पर ही IMD बता रहा था कि देखो भाई समय से पहले ही मानसून चल रहा है हमारे दक्षिणी क्षेत्रों के अंदर और हिंद महासागर के जो द्वीप हैं वहां पे। तो उसी के आधार पर यह अनुमान था कि भारत की मुख्य भूमि पर भी जल्दी मानसून आएगा। तिरुवनंतपुरम के लिए 1 जून माना जाता है कि मानसून पहुंचेगा, लेकिन 24 मई को यहां पहुंचा। कोची में 1 जून की उम्मीद रहती है सामान्य तौर पर, लेकिन 24 मई को पहुंचा। बैंगलोर में 3 जून हम लोग मानते हैं, लेकिन 24 मई को पहुंचा। शिमोगा के लिए मानते हैं 4 जून को पहुंचेगा, लेकिन 24 मई को ही मानसून पहुंचा। और कारवार में हम लोग मानते हैं कि 5 जून को पहुंचेगा, लेकिन 24 मई को पहुंचा। तो समय से पहले ही मानसून हर एक जगह पर पहुंच रहा है। अब इस पूरे के पूरे मामले में जो मानसून की घोषणा होती है, मानसून की घोषणा किस प्रकार से करता है IMD, क्योंकि IMD तो हमें पहले से ही बता रहा था कि देखिए समय से पहले ही मानसून भारत की मुख्य भूमि पे आ जाएगा। तो क्या क्या स्थिति रहती है इसलिए, तो देखिए जो हमारा IMD यानी कि जो हमारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, वो 10 मई के बाद से अपनी गणना शुरू कर देता है, अनुमान लगाने शुरू कर देता है, अलग अलग तथ्यों पर विचार करना शुरू कर देता है कि भारत की मुख्य भूमि पर कब आ सकता है मानसून, क्या रहेगी स्थिति। तो उसके बाद से गणना शुरू होते हैं, चीजों को समझना ये शुरू कर देता है और उसके लिए अलग अलग मानदंडों पर विचार करने लग जाता है। अब अलग अलग मानदंड कौन से, देखिए पहला तो मानदंड है वर्षा। वर्षा के मामले में हमें पता चलता है कि यदि उपलब्ध 14 दक्षिण मौसम विज्ञान स्टेशनों में से 60% लगातार 2 दिनों तक 2.5 मिलीमीटर या उससे अधिक वर्षा की रिपोर्ट करते हैं, तो ये उसके आधार पर अनुमान लगा लिया जाता है कि अब कितने समय में भारत तक मानसून यानी कि भारत की जो मुख्य भूमि है वहां तक मानसून आने वाला है। तो हमारे जो 14 दक्षिण मौसम विज्ञान स्टेशन है उनमें कौन कौन शामिल है, मिनिकॉय, अमिनी,
तिरुवनंतपुरम, पुनालूर, कोल्लम, अल्लापुझा, कोट्टायम, कोच्चि, त्रिशूर, कोझिकोड, थालासेरी, कान्नूर, कुडुलू और मैंगलोर। यहाँ हम लोगों के क्या है कि दक्षिण भारत के या दक्षिणी मौसम विज्ञान के स्टेशन हम लोगों ने यहाँ पे स्थापित किए हुए हैं। तो यहाँ हम लोग अनुमान लगाते हैं कि भाई बारिश कैसी कैसी हो रही है और 2 दिनों तक अगर बारिश हुई है लगातार तो उस दौरान कैसी कैसी बारिश रही है। तो उसके आधार पर अनुमान लग जाता है कि ठीक है 2 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा, 5 दिन में आ जाएगा, कैसे आएगा मानसून, यहाँ पर पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। हालांकि वर्षा के अलावा एक दूसरा जो उत्तरदायी कारक होता है वो होता है पवन क्षेत्र। पवन का मामला मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूं कि भाई हवा चलेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगी, जल क्षेत्र के ऊपर से नमी इकट्ठी करते हुए लेकर के आ जाएगी और नमी ला करके फिर वो अपना काम शुरू कर देगी कि ठीक है जो नमी है पानी है उसको गिराना शुरू कर दो। तो देखिए पवन क्षेत्र की भूमिका बड़ी होती है क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी हवाएं उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में 30 से 60 डिग्री अक्षांशों पर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, तो 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारी हवाएं होती है वो पश्चिम से पूर्व चल रही होती हैं, यानी कि इस प्रकार से चल रही होती है। शुरुआत के लिए पश्चिमी हवाओं की गहराई 600 हेक्टोपास्कल या HPA तक होना चाहिए, जो वायुमंडलीय दबाव को मापने की इकाई है, और हवा की गति यहाँ पर 925 हेक्टोपास्कल या HPA पर 15 से 20 नॉट्स के बीच होनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति रहती है तो हम लोग मानते हैं कि हाँ भाई अब हमारे यहाँ मानसून आने की स्थिति बन जाएगी। इसके साथ साथ एक और यहाँ पर रीजन होता है, वो होता है आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन। अब इससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी सूर्य से ऊर्जा को अवशोषित और परावर्तित करती है, जैसा कि होता भी है। दिन के समय क्या होता है कि जिस क्षेत्र पर सूर्य रोशनी फेंक रहा होता है वहां ऊर्जा पहुंचती है, और रात के समय क्या होता है कि जितनी ऊर्जा दिन में अवशोषित कर ली जाती है रात को उसे वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रकृति क्या करती है, बैलेंस करती है। अगर हम लोग लगातार तापमान को इकट्ठा करते रहे तो अब तक पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग क्या करते हैं दिन में जितना लेते हैं रात को उतनी ऊर्जा वापस भी कर देते हैं कि ले लो भैया अपना वापस रख लो अपने पास में। तो पृथ्वी सूर्य से ऊर्जा को अवशोषित और परावर्तित करती है, और इन प्रक्रियाओं के बीच का अंतर पृथ्वी के तापमान और वायुमंडल को प्रभावित भी करता है। यानी कि जो स्थिति चल रही है दिन और रात की, उस दौरान तापमान के बीच में जो अंतर बना हुआ है, प्रक्रियाओं के बीच में जो अंतर बना हुआ है, उससे पता चलता है कि पृथ्वी का तापमान और वायुमंडल दोनों ही प्रभावित हो रहा है। और यहाँ उदाहरण भी दिया गया जिसमें बताया गया कि वायुमंडल में बड़े एरोसोल कण विकिरण के साथ संपर्क करते हैं और कुछ विकिरण को अवशोषित करते हैं, जिससे वायुमंडल गर्म हो जाता है, और वायुमंडल का गर्म होना ही सभी चीजों को फिर अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाता है, मामला जो है वो फिर बदलने लग जाता है। ठीक, अब इसी के साथ एक और चीज आपको समझनी है। अब कौन कौन से मानदंड हैं जिनके आधार पर IMD अध्ययन करता है और बताता है कि मानसून कब आएगा। इसी के साथ ये भी जरूरी है कि मानसून के आगमन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, एक बार उस पर भी हम नजर डालें, जिससे कि हमें पता चले कि ये फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि मानसून आ रहा है, कैसा आ रहा है, कब आ रहा है। ठीक है, तो प्रारंभिक शुरुआत में किन कारकों ने योगदान दिया, यानी कि भारत में अब जब जल्दी मानसून आया तो कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। तो देखिए इस साल कई बड़े पैमाने पर वायुमंडलीय, महासागरीय और स्थानीय कारक विकसित हुए और मानसून के समय से पहले आने के पक्ष में रहे, यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे रहे जिन्होंने मदद किया कि भाई मानसून को भारत में जल्दी ला दिया जाए। ठीक है, मानसून 13 मई को दक्षिणी अंडमान सागर और आसपास के इलाकों में पहुंचा, जबकि सामान्य तौर पर यह 21 मई को आता है। तो दक्षिणी अंडमान सागर के आसपास वाले क्षेत्र के अंदर इसको 21 मई को आना चाहिए था, लेकिन समय से पहले पहुंच गया। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे इसके अंदर, जिसके आधार पर अब हमें अनुमान लगने लग गया था कि भाई दक्षिणी अंडमान सागर तक पहुंच गया, तो यानी कि भारत की मुख्य भूमि पर भी अब ये और ही जल्दी आएगा, ये निर्धारित तिथि पर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसमें पहला फैक्टर जो हम लोग को पता चलता है वो कौन सा है, मैडन-जूलियन ऑसिलेशन। अब ये मैडन-जूलियन ऑसिलेशन होता क्या है, तो देखिए दरअसल इसका मामला ये है कि ये भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक माना जाता है, एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका और जटिल महासागरीय वायुमंडलीय घटनाओं में से एक इसको कहा भी जाता है। इसकी उत्पत्ति हिंद महासागर के अंदर होती है, और हमारा जो मानसून होता है वो कहाँ से आता है, वो भी हिंद महासागर से आता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि हिंद महासागर की ये घटना, इसको कह रहे हैं मैडन-जूलियन ऑसिलेशन, ये अपने आप में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब इसकी प्रमुख विशेषता ये होती है कि बादलों, हवा और दबाव की गड़बड़ी जो 4 से 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से पूर्व की ओर बढ़ती है। इसके साथ ही 30 से 60 दिनों के भीतर MJO यानी कि हमारा जो मैडन-जूलियन ऑसिलेशन है, ये पवन बैंड दुनिया भर में यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो पवन बैंड होते हैं वो 30 से 60 दिनों के भीतर पूरी दुनिया की यात्रा करते हैं, और जिस समय ये पवन बैंड पूरी दुनिया में घूम रहे होते हैं उस समय घूमते घूमते ये सभी जगह के मौसम को भी प्रभावित करने की भूमिका निभाते हैं। तो इनकी वजह से जो क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है उससे पता चल जाता है कि मानसून जल्दी आएगा या देर में आएगा। तो एक बड़ी भूमिका इनकी होती है। दूसरा जो है यहाँ पर उसका नाम है मास्कारेन हाई। अब ये मास्कारेन हाई क्या, तो देखिए दरअसल ये एक मास्कारेन द्वीप के नाम पर पड़ा हुआ है मास्कारेन हाई, और ये जो द्वीप है ये द्वीप पड़ता है हमारे मेडागास्कर के पास में, उससे कुछ ही दूरी पर ये पूर्व में मौजूद है। ठीक है, तो देखिए दरअसल
हमारा जो IMD है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, वो मास्करन हाई को मानसून अवधि के दौरान और उसके आसपास पाए जाने वाले उच्च दाब वाले क्षेत्र के रूप में वर्णित करता है। यानी कि जो मास्करन द्वीप है, मास्करन द्वीप के आसपास जो भी दाब बनेगा, जो भी स्थिति यहाँ पर बनी हुई होगी, उसके आधार पर जो भी आंकड़े आएंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग, मास्करन हाई कहेंगे। ये हमारा IMD करता है। तो IMD मास्करन हाई बताता है और ये मास्करन हाई पूरी तरह डिपेंडेंट होता है मास्करन द्वीप के ऊपर। यानी कि वहाँ पे जैसा भी मौसम होगा, जैसा माहौल बना होगा, उसको हम लोग मास्करन हाई कहते हैं और इसके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि अब भारत में कब तक मानसून आएगा, कब तक बारिश आ जाएगी। तो उच्च दबाव की तीव्रता में बदलाव और भारत के पश्चिमी तट पर भारी बारिश के लिए ये जिम्मेदार कारक माना जाता है। इसके बाद जो तीसरा होता है वो संवहन होता है। संवहन गतिविधि में वृद्धि, यानी कि वायुमंडल में गर्मी और नमी का ऊर्ध्वाधर परिवहन भी वर्षा लेकर के आता है। तो संवहन की भी बड़ी भूमिका होती है। इसके एक एग्जाम्पल है कि अगर हरियाणा के ऊपर एक संवहन प्रणाली पिछले सप्ताह दक्षिण पूर्वी की ओर बढ़ी तो इससे दिल्ली के अंदर बारिश हुई। तो किसी क्षेत्र के अंदर संवहन की स्थिति उसके आसपास वाले क्षेत्र में वर्षा लेकर के आती है, ये भी हमें पता चलता है। ठीक है। इसके अलावा सोमाली जेट, तो देखिए भारत के पास से गुजरती है ये सोमाली जलधारा। अब ये सोमाली जलधारा भी यहाँ पे जिम्मेदार हो जाती है। तो वैसे तो ये मुख्य रूप से बहती है मॉरिशस और उत्तरी मेडागास्कर के पास से, लेकिन वहां से निकलने वाली ये निम्न स्तरीय अंतर गोलार्धीय क्रॉस इक्वेटेरियल पवन पट्टी है। मई के दौरान क्या होता है कि अफ्रीका के पूर्वी तट को पार करने के बाद ये अरब सागर और भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचता है, और जिस समय ये अरब सागर से होते हुए भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचता है उस दौरान ये मजबूत सोमाली जेट मानसूनी हवाओं को मजबूत करने से जुड़ जाती है और उनको मजबूत करती है, जिससे भारत में बारिश होती है। तो मुख्य जगह जो है इसकी वो तो मॉरिशस और उत्तरी मेडागास्कर का स्थान है, लेकिन मई के महीने में ये जो प्रेशर चेंज होता है, जो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की स्थिति हम लोग देखते हैं, तो वो उसको बदलते हुए हम लोग देखते हैं। और वही के दौरान क्या होता है कि सोमाली जलधारा मूव कर जाती है अरब सागर और साथ साथ भारत के पश्चिमी हिस्से में, और वहां जाकर ये मानसून की हवाओं को मजबूत करती है। मजबूत कैसे करती है, उनको ये पानी देती है, उन तक पानी पहुंचाती है और साथ साथ उन हवाओं को तीव्र करने का काम करती है, तेजी से बहाती है, जिससे कि भारत में फिर वर्षा अच्छी संख्या में होती है। ठीक है। केवल बात यहीं तक ही नहीं है, हीट लो भी यहाँ बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में जाने के बाद जो गर्मी के मौसम को चिन्हित करता है, अरब सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो जाता है। अब इस दौरान क्या होता है कि जब कहीं पे भी कम दबाव का यानी कि लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाएगा, तो उस स्थिति में हाई प्रेशर से हवाएं अपने आप चलेंगी, हाई प्रेशर वाले क्षेत्र से अपने आप ही पानी खिसक के आपके पास में आएगा। पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में हीट लो दबाव वाले क्षेत्र का विकास मानसून गर्त के साथ नम हवा के लिए एक सक्सेस डिवाइस के रूप में कार्य करता है, और इसकी मजबूत उपस्थिति अच्छी मानसून वर्षा को प्रभावित भी करती है, ये भी हमें पता चल जाता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर है मानसून गर्त का। ये एक लंबा निम्न दबाव वाला क्षेत्र है जो निम्न ताप से लेकर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग तक फैला हुआ है। ठीक है। तो लंबा निम्न दबाव वाला या निम्न दाब वाला क्षेत्र है मानसून गर्त, और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग तक फैला हुआ है। ठीक है। कहां से लेकर, जो निम्न ताप से लेकर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग तक फैला हुआ है। अब इस गर्त के उत्तर दक्षिण दिशा में घूमने से जून से सितंबर की अवधि में मुख्य मानसून क्षेत्र में वर्षा होती है। तो यहां पर मानसून गर्त भी बड़ा ही जिम्मेदार है। दबाव प्रवणता और मानसून प्रारंभ भवर अरब सागर में चक्रवाती संरचना भी अच्छे मानसून की घोषणा में भूमिका निभाते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बन जाता है। ठीक है। तो काफी सारे रीजन है, अगर हम लोग देखें कि कितने सारे फैक्टर्स यहाँ पर बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि सबसे पहला जो है हमारा वो है मेडन जूलियन ऑसिलेशन, दूसरा है हमारा इस मामले के अंदर मॉस्करेन हाई, तीसरा है यहाँ पर संवहन, चौथा है सोमाली जेट, और इसके बाद जो पांचवा पड़ा है वो हमारा हीट लो, इसके बाद छठा जो है वो है हमारा यहाँ पर मानसून गर्त, और इसके बाद दबाव प्रवणता और मानसून प्रारंभ भवर। ये सब जिम्मेदार फैक्टर्स हैं भारत में मानसून लाने के लिए। समझ रहे हो कि मतलब हम लोग जो बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा का चलना होता है, लेकिन इसके अलावा जब भारत में जल्दी मानसून आ रहा है तो कितने सारे फैक्टर्स हैं जो बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, और ये केवल बड़ी भूमिका ही नहीं बना रहे हैं बल्कि हम लोगों के एग्जाम के लिए भी क्वेश्चंस प्रिपेयर करा रहे हैं यहाँ पे। अब इन सभी फैक्टर्स के आधार पर भारत में मानसून तो जल्दी आ गया, पर क्या भारत में मानसून का जल्दी आना हमारे लिए अच्छा संकेत है या फिर गड़बड़ है? तो इसके लिए हम लोग को अब समझना होगा थोड़ा सा अल नीनो और ला नीना भी। दरअसल अल नीनो और ला नीना ये दोनों भी उन्हीं फैक्टर से जुड़े हुए हैं जो भारत में मानसून को लाने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और अल नीनो और ला नीना भी भारत के मानसून को प्रभावित करते हैं। जैसे कि जब कभी भी अल नीनो होगा तो भारत में क्या हो जाएगा, तो अगर मान लेते हैं अल नीनो होगा तो ये कहाँ होता है, ये प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में जनरली बनता है, और लेकिन फिर भी ये भारत को प्रभावित करता ही करता है। तो देखिए अल नीनो स्पेनिश में इसका
अर्थ होता है छोटा लड़का या फिर क्राइस्ट चाइल्ड। अब ये अल नीनो मध्य और पूर्व मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में होता है, तो प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में बनता है। 2 से 5 साल में ये घटना हम देखते हैं घटित हो जाती है और ये जलवायु और भारतीय मानसून के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। कैसा प्रभाव डालती है? नेगेटिव। यानी कि अगर कभी भी अल नीनो की स्थिति होगी तो भारत के अंदर सूखा देखने को मिलेगा, भारत में अच्छी बारिश नहीं होती। तो अल नीनो जब कभी भी होगा तो समुद्र की सतह का तापमान बढ़ जाएगा, जिससे हवाएं कमजोर हो जाती हैं और भारत में सूखा और भयंकर गर्मी पैदा होती है। तो अल नीनो भारत में क्या लाता है? गर्मी और सूखा लेकर के आता है। लेकिन अगर मान लो कि ला नीना आ गया, तो ला नीना का अर्थ क्या होता है? लिटिल गर्ल, यानी कि बेबी गर्ल इसको कहा जाता है। अब लालीना बनेगा तो इस समय ये समझ लीजिए कि लालीना की स्थिति जो होगी वो अल नीनो से बिल्कुल ऑपोजिट होगी। क्यों? क्योंकि उष्ण कटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में सामान्य से अधिक ठंडे पानी का निर्माण का कारण होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था? अल नीनो में पानी गर्म हो जा रहा था और लालीना में पानी ठंडा हो जाता। अब भारत के मानसून पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई इसकी वजह से भारत की तरफ तूफान आएंगे, तेज बारिश होगी, जिससे भारत के अंदर अच्छी मौसम की स्थिति बन जाती है। तो ला नीना हमारे लिए पॉजिटिव होता है, अल नीनो हमारे लिए नेगेटिव होता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है बारिश को लाने में, भारत में मानसून लेकर आने में। अब मान लो कि समय से पहले भारत में मानसून आया, तो क्या ये अच्छा है या खराब है? इसके लिए एक पिछला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो पिछला एग्जांपल कौन सा लेना है? तो देखिए 16 वर्षों में हम देख रहे हैं कि भाई एक अच्छी घटना हुई है, मतलब इस दुर्लभ घटना हुई है। और पिछली बार 23 मई 2009 को देखा था कि भाई जल्दी मानसून आया था। 2008 में औद्योगिक पूर्व आधार रेखा की तुलना में लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक हुआ था, जिसकी वजह से यह पता चला था कि 2009 में अल नीनो का हल्का प्रभाव रहा। अब 2009 में अल नीनो के हल्के प्रभाव से क्या होता है? अल नीनो होगा तो अकाल, यानी कि सूखे या फिर गर्मी की स्थिति रहती है जनरली। तो 2009 में अल नीनो था, लेकिन अल नीनो का प्रभाव हल्का हुआ था। 2009 के अंदर अल नीनो होने के साथ साथ ये पता चलता है कि उष्ण कटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में गर्मी बनी रहती है, और उष्ण कटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में गर्मी रहने के साथ साथ ये भी पता चलता है कि अल नीनो वर्ष के लिए ये पूरा मामला असामान्य सा हो गया। और इस दौरान यहाँ पर अल नीनो वर्ष में पूर्व में गर्मियों के अंदर गर्मियां बनी और पश्चिम के अंदर ठंडक की उम्मीद की जाती है, लेकिन चीजें बदली यहाँ पर। ठीक है, तो पूर्व में गर्मियों के अंदर गर्मी और हम लोग पश्चिम में ठंडक की उम्मीद करते हैं, लेकिन ये स्थिति भी हम लोगों ने देखा कि थोड़ा सा बदलती हुई दिखी हमें, क्योंकि प्रभाव जो था 2009 में वो हल्का प्रभाव था अल नीनो का, ज्यादा प्रभाव, मजबूत प्रभाव उसने नहीं दिखाया। और दुर्भाग्य से पता चलता है कि 2009 में मानसून बहुत ज्यादा सूखा रहा। तो दरअसल हम लोग देखते हैं कि अल नीनो का हल्का प्रभाव तो रहा, लेकिन भारत के अंदर क्या हुआ? मानसून सूखा हो गया। अब 2 चीजें हमें यहाँ पता चल रही है। बेशक मानसून कैसा था 2009 का, अब यहाँ जो मानसून था वो मानसून अर्ली मानसून था, नहीं मानसून तो जल्दी आया, लेकिन मानसून जल्दी आने के बाद वर्षा अच्छी नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि वहां पर अल नीनो फैक्टर भी भूमिका निभा रहा था। लेकिन इस बार क्या कहा गया? इस बार हमारे आईएमडी ने कहा है कि भाई बारिश ज्यादा होगी। तो दोनों ही चीजें हमारे लिए पॉजिटिव हैं और अच्छी चल रही हैं। तो केवल और केवल मानसून का जल्दी आना ही जरूरी नहीं है, मानसून का जल्दी आने के साथ साथ ज्यादा बारिश लेकर के आना भी जरूरी है। अगर मानसून जल्दी आ रहा है और ज्यादा बारिश करवा दे रहा है तो बिल्कुल हम लोगों को लाभ होगा, लेकिन जल्दी आने के बावजूद बारिश कम हो जा रही है तो समझिए कि परेशानियां हैं और सूखे की स्थिति होगी, फसलों को अच्छा पानी नहीं मिल पाएगा और फसलें अच्छी नहीं हो पाएगी। 2025 में अब तक वैश्विक तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो चुका और दुनिया 2023-24 से बहुत ज्यादा गर्मी भी झेल रही है। लेकिन उसके बावजूद हमें यह पता चलता है कि 2023 में एक मजबूत अल नीनो आया था, और अल नीनो आता है मजबूत तो क्या होता है? तो मजबूत अल नीनो आने के बाद क्या होगा? सूखा, गर्मी। लेकिन इसी के साथ 2024 में ला नीना आया था, लेकिन ला नीना असफल हो गया था। यानी कि ला नीना को भारत में बारिश ज्यादा करवानी थी, भारत के अंदर अच्छे तूफान लेकर के आने थे, लेकिन चीजों में सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब 2025 में हम लोग हैं तो माना जा रहा है कि बारिश भी अच्छी होगी और साथ साथ समय से पहले मानसून तो आ ही गया। तो इस बार का जो मानसून है वो हम लोग को कैसा प्रभाव देने वाला है, क्या क्या होने वाला है? तो देखिए मानसून की शुरुआत तौर पर हम देख रहे हैं कि भाई बारिश जो है वो हल्की से मध्यम हो रही है, लेकिन कहीं कहीं पर तेज बारिश भी हो रही है। लेकिन इसके मामले में हमें क्या है? खेती और जलस्तर दोनों में ही फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं भी हमें कोई परेशानी होने वाली हो, नहीं कि अब तक के लिए सब कुछ पॉजिटिव है। जलस्तर में भी फायदा मिलने वाला है और साथ साथ कृषि में भी हमें फायदा मिलने वाला है। अगर स्थितियां इसी प्रकार से चली तो हमारी जो अभी वर्तमान फसल है वो भी अच्छे से होंगी और उसके बाद खरीफ फसलों की बुवाई के लिए भी हमें एक अच्छी शुरुआत मिलने की उम्मीद की जा रही है और माना जा रहा है कि किसानों को इससे पूरा लाभ होगा और उनका उत्पादन भी बढ़ सकता है, इसकी भी उम्मीद की जा रही है, इसकी भी पूरी संभावना है।
मिट्टी की नमी बढ़ जाएगी और मिट्टी की नमी बढ़ जाने से धान, मक्का, सोयाबीन, कपास, जो जितनी फसलें हैं इन सभी फसलों की बुवाई के लिए एक अच्छा माहौल बन जाएगा, अनुकूल स्थितियां बन जाएगी और मानसून की प्रगति देश भर में समान रूप से तेज रही तो समझिए कि पूरे भारत में कृषि गतिविधियां समय से शुरू भी हो जाएंगी और समय से शुरू होने के बाद ये भी माना जा रहा है कि फसलों का उत्पादन भी अच्छा होगा और इसके साथ साथ प्रारंभ भंवर अरब सागर में चक्रवाती संरचना भी अच्छे मानसून की घोषणा में भूमिका निभाते हैं। तो समझिए कि मामला जो है वो अल्टीमेटली पॉजिटिव ही है इस बार जो चल रहा है। तो खतरे की बात नहीं, हमारे लिए खुशी की बात है और बारिश बस बढ़िया से हो जाए, ज़्यादा बारिश हो जाए, कोई और अब प्राकृतिक घटना यहाँ पर दुविधा ना डालें तो सब चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव है, कोई गड़बड़ का संकेत नहीं आ रहा है। बातें सारी क्लियर हैं आप लोग को? अब जब सारी की सारी बातें क्लियर हैं तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं कि मानसून का समय पूर्व आगमन एक दुर्लभ घटना है। मानसून का समय पूर्व आगमन अच्छी ज्यादा वर्ष का सूचक है। ठीक है, तो अच्छी ज्यादा वर्षा का सूचक है, ये होगा। तो जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। कथन 1 सही है जबकि कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 सही नहीं है जबकि कथन 2 सही है। तो उसका जो आंसर है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और वो सूचना ये है कि स्टडी IQ में आप लोग के लिए चल रही है इस समय सेल। अर्ली स्टार्ट ऑफर आप लोग के लिए शुरू किया गया है और ये ऑफर है उन सभी लोगों के लिए जो 2026 की परीक्षा देना चाहते हैं। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि फिलहाल बेस्ट डिस्काउंट है आपके P2I बैच पे और ये P2I बैच आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही चरणों में मदद करने वाला है। यहाँ आप लोग की क्लासेस भी कंप्लीट होगी, आपको नोट्स भी अच्छे से दिए जाएंगे और केवल इतना ही नहीं है, 1-to-1 मेंटरशिप भी आपको मिलेगी। प्रीलिम्स और मेंस के लिए यहाँ पर रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी आपको मिल जाएगा और साथ ही जो मंथली टेस्ट के अंदर टॉप परफॉर्मर रहेगा उसको 11,000 का प्राइस भी दिया जाएगा। तो आप लोग को ये बेस्ट कोर्स अगर लेना है तो उसके लिए एनरोल करना है KL लाइव कोड के साथ। KL लाइव कोड यूज करेंगे तो बिल्कुल आप लोगों को बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा और 31,499 फीस के साथ आप लोग एनरोल कर पाएंगे और अच्छे से तैयारी भी कर पाएंगे। तो समय बहुत कम है, जल्दी से एनरोल कर लीजिए। और वहीं ये जो फीस है, अगर आप लोग प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद पूरी फीस वापस भी कर दी जाएगी। इसके साथ ही आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और एक्स पे, आप इन सब जगह आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ में। वहीं QR कोड स्कैन करेंगे तो आपको ये जो क्लासेस की फाइल्स होती हैं ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो बस आज की क्लास में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें हम लोग को करनी थी वो सारी महत्वपूर्ण बातें हो चुकी है कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सब कुछ अच्छे से जाना समझा होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी की बातें होंगी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।